जय हिंद दोस्तों। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला में। तो साथियों, आज से अपने चैनल पर हम फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उन सभी टॉपिक को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कराएंगे। और साथियों, आपको बता दूं, इस सीरीज़ में आपके लिए सारा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा जो भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है साथियों। तो साथियों, फिजिकल ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में के पहले वीडियो में हम आज अर्थ को देखेंगे, आज पृथ्वी को पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं और अपना वीडियो शुरू करते हैं। पृथ्वी। तो साथियों, पृथ्वी को जानने से पहले, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको और समझनी पड़ेंगी, जिससे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि ज्योग्राफी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जियो, एक ग्राफोस। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी यानी कि अर्थ, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। इसका मतलब है कि जो पृथ्वी का वर्णन है उसी को हम ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि ज्योग्राफी का मनुष्य के लिए क्या मतलब है। तो ज्योग्राफी का मतलब क्या हो गया? मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। ठीक है साथियों, ये ज्योग्राफी का आपका डेफिनेशन हो गया कि मानव के निवास के रूप में देखते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी पे मनुष्य निवास करता है और जीव निवास करते हैं, तो इन जीवों के या मनुष्य के निवास के रूप में पृथ्वी को देखा जाता है। और यही क्या है साथियों? यही भूगोल है। ठीक है। एक वैज्ञानिक हुए हैं एरेटोस्थनीज। तो एरेटोस्थनीज जो हैं, इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी टर्म का या ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया, और इसीलिए इनको एरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, भूगोल का पिता। ठीक है साथियों। एक व्यक्ति हैं, एक साइंटिस्ट हैं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने भी बहुत सारा खोज किया भूगोल में, इसलिए इनको आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है। जल्दी से एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ इस स्लाइड को आपके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं साथियों, जियो। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्रेफोस का मतलब होता है वर्णन। और ये जो जियो और ग्रेफोस हैं, ये दोनों ही ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, लैटिन भाषा के वर्ड हैं। इनका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। इसीलिए ज्योग्राफी का जो मतलब होता है वो होता है पृथ्वी का वर्णन। और पृथ्वी के वर्णन को हम मानव के निवास के रूप में देखते हैं साथियों। इसीलिए मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का जो वर्णन है उसी को हम भूगोल कहते हैं। एरेटोस्थनीज कौन है? तो ये भूगोल के पिता कहे जाते हैं। और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट कौन है? इनको आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। तो साथियों, आज की क्लास हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की पहली क्लास है। हमें ज्योग्राफी का मतलब समझ में आ गया है। ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है। और फिजिकल का मतलब होता है बाहरी। इसका मतलब है फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम ज़्यादातर जो कंटेंट पढ़ेंगे वो बाहरी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पृथ्वी का बाहरी भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम जब पृथ्वी को बाहरी सतह को देखते हैं या पृथ्वी को बाहर से देखते हैं, तो हमें तीन प्रमुख चीज़ें दिखाई देती हैं। एक लिथोस्फीयर यानी कि ठोस चट्टानी भाग। जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो हमें एक ठोस चट्टानी भाग दिखाई देता है, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जिसको हिंदी में हम स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है साथियों। और एक हमें पानी यानी कि जल वाला भाग दिखाई देता है, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं और हिंदी में जल मंडल कहते हैं। अब एक भाग हमें दिखाई देता है साथियों, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, गैसों का समूह यानी कि हमारा वातावरण, वायुमंडल, एटमॉस्फियर, और इसको कहते हैं हम वायुमंडल। ठीक है साथियों। तो पृथ्वी पर हमें तीन प्रमुख मंडल दिखाई देते हैं, एक लिथोस्फीयर स्थलमंडल, एक हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, और एक वायुमंडल। अब देख लेते हैं कि ये स्थलमंडल होता क्या है। तो साथियों, ये जो स्थलमंडल है ये होता है चट्टानी स्वरूप, धरती का ठोस चट्टानी स्वरूप। और जलमंडल क्या होता है? ये जल के रूप में होता है, पानी वाला भाग। और वायुमंडल क्या होता है? विभिन्न गैसों के समूह का जो आवरण होता है पृथ्वी के चारों ओर, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है साथियों। अब वायुमंडल
जल मंडल और स्थल मंडल, ये तीनों मंडल मिलके किसी भी जीव के लिए जीवित रहने के लिए अनुकूल दशाएं बनाते हैं, अनुकूल वातावरण मुहैया कराते हैं। ठीक है, तीनों लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों मिलके किसी भी जीव के लिए भी एक मंडल बनाते हैं जहां जीव आराम से अपना जीवन जी सकता है, और उस मंडल को कहते हैं हम बायोस्फीयर, यानी कि जीव मंडल। ठीक है साथियों, तो इसका मतलब क्या है कि वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल का वह भाग जहाँ पे जीव अपना जीवन निवास कर सकता है या जीव को जीवित रहने के लिए अनुकूल दशाएं मिलती हैं, उस मंडल को कहते हैं हम बायोस्फीयर। अब आप यहाँ दूसरे वाले डायग्राम में देख सकते हैं, एक भाग है हमारा एटमॉस्फेयर, दूसरा भाग है हाइड्रोस्फीयर और तीसरा प्रमुख भाग है लिथोस्फीयर। ये पृथ्वी के प्रमुख मंडलीय भाग हैं, यानी कि प्रमुख मंडल हैं। अब ये तीनों मंडल मिलके एक नया जोन बनाते हैं, एक नया मंडल बनाते हैं जिसमें जीव आराम से अपना जीवन जी सकता है, और जिसे कहते हैं हम बायोस्फीयर। ठीक है साथियों, यानी कि जल, थल और वायु का सम्मिलित वह भाग जहाँ जीव आराम से निवास कर सकता है, उसे ही हम जीव मंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है आपको लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर अच्छे से समझ में आए होंगे, और पूरी फिजिकल ज्योग्राफी में हम इन्हीं 3-4 मंडलों के इर्द गिर्द पूरा अध्ययन करेंगे, और पूरी फिजिकल ज्योग्राफी में यही मंडल पढ़ेंगे। इसका मतलब है हम ज़्यादातर पृथ्वी की सतह को ही पढ़ेंगे, हालांकि थोड़ा सा पृथ्वी के अंदर जाने की कोशिश भी करेंगे, वहाँ के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन बहुत कम। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं अपनी पृथ्वी को पढ़ना। तो सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो साथियों, आपने बचपन से सुना होगा कि हमारी पृथ्वी गोल होती है। ठीक है, और यहाँ आप चित्र में देखते भी हैं, देख भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन वास्तविक में ये पृथ्वी गोल नहीं होती, ये गलत है। ठीक है, हालांकि जब हम आगे पूरी ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, हम इस पृथ्वी को गोल ही मानेंगे, और गोल ही मानकर इसकी कल्पना करके हम इसके डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे हमारा स्टडी सरल हो जाती है और समझना आसान हो जाता है। लेकिन बात करें कि पृथ्वी का आकार वास्तव में कैसा है, तो गोल नहीं है। पृथ्वी का रियल जो आकार है वो इस शेप जैसा होता है। अब ये शेप कौन सी है? तो साथियों, ये शेप ऊपर से देखो, पृथ्वी के ऊपर होता है नॉर्थ पोल और नीचे होता है साउथ पोल। ठीक है, तो ध्रुवों पे नीचे की तरफ दबी हुई, यानी कि जो पृथ्वी होती है वो चपटी होती है, प्रेस होती है, और ये जो पृथ्वी के बीच में एक रेखा होती है जिसको कहते हैं पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटने वाली रेखा, यानी कि भू मध्य रेखा। भू माने धरती, मध्य माने बीचों बीच, यानी कि जो रेखा धरती के बीचों बीच में है उस रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। हालांकि ये रेखा पृथ्वी पर वास्तव में नहीं होती, लेकिन अध्ययन के लिए एक मानी गई काल्पनिक रेखा है। ठीक है, तो धरती के बीचों बीच जो काल्पनिक रेखा पाई जाती है उसे कहते हैं हम भूमध्य रेखा। ठीक है साथियों, इसका एक नाम और है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, विषुवत रेखा, यानी कि इक्वेटर। तो ये इक्वेटर है। अब इक्वेटर के ऊपर पाया जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और नीचे पाया जाता है साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है साथियों, तो हम देखते हैं जब इक्वेटर को हम ध्यान से देखेंगे तो इक्वेटर पे जो पृथ्वी है उसका विस्तार ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि पृथ्वी इक्वेटर पे बहुत फैली हुई पाई जाती है। जबकि अगर हम देखें नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो यहाँ पृथ्वी थोड़ी सी चपटी या दबी हुई पाई जाती है, जिससे जो पृथ्वी का आकार है जो मैं अब शेप बना रहा हूँ लगभग वैसा बन जाता है। ठीक है साथियों, ऐसा आकार बन जाता है, और इस आकार के लिए हमारी ज्योमेट्री में कोई पर्याप्त शब्द नहीं है, कोई एक शेप ऐसी नहीं है जिससे हम पृथ्वी के आकार को एक्सप्लेन कर सकें। इसलिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे भूगोलविद हैं, भूगोल शास्त्री हैं, उन्होंने एक नया शब्द बना दिया पृथ्वी के आकार के लिए, जिसे हम कहते हैं भू आब, या गोलाब भी कह सकते हैं साथियों, गोलाब। और इंग्लिश में अगर बात करें तो जियोइड। ठीक है साथियों, जियोइड अंग्रेजी का शब्द है इसके लिए, जियोइड।
भूभाप या गोलाभ। तो हमें पता चल गया कि वास्तव में पृथ्वी का आकार गोल नहीं है, बल्कि विषुवत रेखा में चौड़ा है, फैला हुआ है और ध्रुवों पर दबा हुआ है, प्रेस्ड है, चपटा है। और ऐसे आकार के लिए हमारी ज्योमेट्री में कोई शब्द नहीं है, तो हम इस आकार को बोलेंगे भूभाप या गोलाभ, और इंग्लिश में बोलेंगे तो जियोइड। तो हमें पता चल गया हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है। तो हमारी पृथ्वी का आकार भूभाप या गोलाभ है। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, अगर ये विषुवत रेखा पे चौड़ी है और ध्रुवों की तरफ ये कम है, तो इसका मतलब है जो विषुवत रेखीय व्यास होगा इसका वो ज़्यादा है और ध्रुवीय जो व्यास है वो कम होगा। देख लेते हैं। तो साथियों, ये हमारी विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा पे जो इसका व्यास है वो है हमारा 12,756 किलोमीटर। अगर हम इसे मील में यानी कि माइल्स में बताएं तो 7,926 माइल्स ये इसका विषुवत रेखीय व्यास है। अब हम इसका नॉर्थ से साउथ जो पोलों के बीच में व्यास है उसे देखें तो ये है 12,714 किलोमीटर, और माइल्स में देखें तो 7,900 माइल्स। 7,900 और 7,926 माइल्स में अंतर है। हमें पता चल गया कि जो हमारा विषुवत रेखीय व्यास है ये ज़्यादा है और जो दूसरा हमारा पोल्स वाला व्यास है ये कम है। इसका मतलब पृथ्वी विषुवत रेखा पे चौड़ी है और पोल्स पे चपटी है या दबी हुई है। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं हम इसकी परिधि के बारे में। ठीक है, तो अगर परिधि को देखें तो इसकी जो परिधि है जो पोल्स पे होकर आती है, ये वाली परिधि ये कम होगी क्योंकि पोल्स की दूरी कम है, वहाँ पे कम है। और ये जो विषुवत रेखीय परिधि है साथियों ये इसकी ज़्यादा होगी। तो जो विषुवत रेखीय परिधि है वो कितनी है? 40,075 किलोमीटर। अगर माइल्स में देखें 24,902 मील, ये इसकी पूरी विषुवत रेखीय परिधि है। अगर बात करें पोलर परिधि की तो ये है 40,008 किलोमीटर, और अगर माइल्स में बात करें तो 24,860 मील या माइल्स। तो हमें पता चल गया कि विषुवत रेखीय व्यास भी ज़्यादा है, विषुवत रेखीय परिधि भी ज़्यादा है, और जो पोल्स की परिधि है और व्यास है वो दोनों ही कम है। आगे अगर हम त्रिज्या की बात करें तो विषुवत रेखीय त्रिज्या भी ज़्यादा होगी क्योंकि विषुवत रेखा में पृथ्वी फैली हुई है। ठीक है, और पोल्स पे पृथ्वी चपटी है, दबी हुई है। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं इसकी त्रिज्या के बारे में। तो साथियों, अगर हम त्रिज्या को देखते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं ये है विषुवत रेखीय त्रिज्या, ये इसका पृथ्वी का सेंटर है। तो सेंटर से जो इसकी त्रिज्या ये है 6,378.1 किलोमीटर। ठीक है, अब हम इसका अगर ये वाला त्रिज्या देखते हैं, ध्रुवीय त्रिज्या, ये कितनी है? तो ये है 6,356.7 किलोमीटर। ठीक है, अब हम देखें यहाँ है 378 और यहाँ है 356। इसका मतलब है कि ये जो त्रिज्या है ये ज़्यादा है और ये त्रिज्या हमारी कम है। अब बात करते हैं साथियों, ज़्यादा है इसका मतलब यहाँ अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो केंद्र से ज़्यादा दूर होगा इस व्यक्ति के जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं इससे क्या फ़र्क होगा। अब ये व्यक्ति केंद्र के नज़दीक है तो यहाँ जो भी ग्रेविटेशन फोर्स होगा इस व्यक्ति पर लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, और यहाँ विषुवत रेखा पर जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा इस व्यक्ति पे, ये व्यक्ति चूँकि ध्रुवों के कंपेयर में दूर है तो यहाँ जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो कम लगेगा या नहीं लगेगा, यानी कि ध्रुवों के कंपेयर में बहुत कम लगेगा। अब इसे आप समझ गए कि ध्रुवीय परिधि विषुवत रेखीय परिधि से कम है, ध्रुवीय त्रिज्या भी विषुवत रेखीय त्रिज्या से कम होती है। तो ध्रुवों पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वो ज़्यादा लगता है। ठीक है, और विषुवत रेखा पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो कम लगता है। अब इस गुरुत्वाकर्षण बल का क्या महत्व है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल अगर किसी चीज़ पे ज़्यादा लगेगा तो वो चीज़ पृथ्वी से दूर जाने में उसे ज़्यादा दिक्कत होगी, ज़्यादा उसके लिए एनर्जी चाहिए, हर चीज़ ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और जब ग्रेविटेशन फोर्स कम लगेगा तो उस चीज़ को हम अंतरिक्ष में इजीली भेज सकते हैं। तो जो रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर होते हैं, जब रॉकेट को स्पेस में भेजा जाता है तो ये नियम वहाँ काम आता है। ठीक है, तो जो भी रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर होते हैं पूरे विश्व में वो विषुवत रेखा
पर बनाए जाते हैं या विषुवत रेखा के समीप बनाए जाते हैं, क्योंकि सारे देश विषुवत रेखा पे तो नहीं हो सकते, तो वो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि जो भी रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर हों वो विषुवत रेखा के समीप बनाए जाएं। और साथियों साथ ही साथ वो एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि वो जो भी कॉन्टिनेंट है, जो भी महाद्वीप है, उसके पूर्वी तट पर बनाए जाएं, ईस्टर्न कोस्ट पर बनाए जाएं। अब इसका क्या रीज़न है, मैं अगली स्लाइड में आपको समझा देता हूँ। ठीक है साथियों, अब हम अपनी अगली स्लाइड देखते हैं और इसमें इन्हीं को पढ़ लेते हैं, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र यानी कि रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। तो साथियों आप किसी भी रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर को देखो, जैसे ये जो दक्षिणी अमेरिका है उसका रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। जो उत्तरी अमेरिका है उसका यहाँ है और एक यहाँ है। अपना हम भारत की बात करें तो वो भी यहाँ है और जापान वगैरह के यहाँ है। इसका मतलब क्या है, जो ज़्यादातर रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर हैं वो विषुवत रेखा के समीप बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि उन पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगे और रॉकेट थोड़ा सा इजी ऊपर की तरफ चला जाए, उसका पलायन इजी हो जाए। ठीक है, अब दूसरा इन्हें पूर्वी कोस्ट पे क्यों रखते हैं, क्योंकि पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे गति करती है, ये उसकी दिशा होती है, जब ऐसे गति करती है, अपनी परिभ्रमण गति करती है, तो साथियों इसकी जो गति होती है ना, उसका इस रॉकेट में भी उसका वो आ जाता है, उसकी गति इसमें भी आ जाती है। ठीक है, तो जब उसकी गति आ जाएगी, उसका मूवमेंट, जब ये भी इधर जाएंगे, अगर कोई मिशन फेल होता है, अगर गिरते भी हैं तो यहाँ वो समुद्र में गिरेंगे। ऐसे ही हमारा भी यहाँ इंडिया आप देख रहे हो, यहाँ से अगर श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाता है सतीश धवन सेंटर से, तो इधर अगर कोई मिशन फेल होता है तो अपना बंगाल की खाड़ी की तरफ यहाँ गिर जाएगा, तो जिससे कि कोई भी जनहानि वगैरह ना हो, और जो भी हमारा अगर मिशन फेल होता है तो रॉकेट वगैरह गिरता है कुछ भी, तो वो पानी में गिरे। तो इसलिए दोनों चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र ध्यान रखना ईस्टर्न कोस्ट पे, हर महाद्वीप के ईस्टर्न कोस्ट पे और विषुवत रेखा के समीप बनाए जाते हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसे थोड़ा सा स्लाइड पे अपना रिटन में देख लेते हैं। तो पृथ्वी का आकार कैसा है साथियों, ये गोलाभ या भूआभ है। पृथ्वी परिभ्रमण के कारण पृथ्वी बहुत गति करती है, यानी कि विषुवत रेखा पे चौड़ी कैसे हो गई है, तो इसकी एक स्पीड होती है, काफ़ी स्पीड से जब ये गति करती है लगातार, तो इसका मतलब अपकेंद्रीय बल लगता है। सेंटर से जब कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है, गति कर रही है, तो उस पर केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है, अपकेंद्रीय बल। तो उस अपकेंद्रीय बल के कारण ही ये धुरी से बाहर की ओर जो अपकेंद्रीय बल लगता है, उसके कारण ही इसका विषुवत रेखीय क्षेत्र में अधिक प्रसार हो जाता है, और साथ ही साथ जो ध्रुव है वहाँ से ये दब जाती है। ठीक है साथियों, जब कोई ठोस चीज़ है उसका एक साइड में विस्तार होगा तो कहीं से तो दबेगी, वो विस्तार कैसे हो जाएगा, कोई रबड़ थोड़ी है कि खिंच के बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब ध्रुवीय क्षेत्रों से दबती है तभी विषुवत रेखा पर विस्तार संभव है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की जो विषुवत रेखीय त्रिज्या है वो 6378.1 किलोमीटर है, जिसे हम देख चुके हैं, और जो ध्रुवीय त्रिज्या है वो 6356.8 किलोमीटर है। ठीक है साथियों, इसी कारण पृथ्वी द्वारा विषुवत रेखीय क्षेत्र में सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है और ध्रुवीय क्षेत्रों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विषुवत रेखा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण जो रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र हैं मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी तट पर और विषुवत रेखा के समीप स्थापित किए जाते हैं। अब बात करें भारत के रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की, तो वो कहाँ है, सतीश धवन सेंटर है, जो कि श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। साथियों आपको इसकी लोकेशन यहाँ दिखेगी मैप पर देख लीजिए, आपको अलग से एक श्रीहरिकोटा द्वीप है छोटा सा, उस पर हमने अपना सतीश धवन सेंटर के नाम से रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र बनाया हुआ है। अब ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट पे भी है और नीचे बनाया है। हम इसे ऊपर भी कहीं बना सकते थे, लेकिन हमें ये कहाँ बनाना है, विषुवत रेखा के समीप बनाना है, इसीलिए हमने इसे नीचे शिफ्ट किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब समझ लेते हैं पृथ्वी के अक्ष के बारे में। ये पृथ्वी का अक्ष क्या होता है, यानी कि एक्सिस ऑफ अर्थ। एक्सिस ऑफ अर्थ क्या होता है, तो साथियों सबसे पहले आप डायग्राम पे समझ लीजिए। आपको यहाँ दिख रहा है नॉर्थ पोल, ठीक है, और नीचे दिख रहा है साउथ पोल। अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल से एक रॉड, लोहे की एक छड़ अगर सीधी निकालें साथियों, तो इस प्रकार से एक छड़ सीधी जाएगी। ठीक है,
ये हो गया, और इसी को कहते हैं हम पृथ्वी का अक्ष। यानी कि पृथ्वी बिल्कुल यहाँ से बीचों बीच बट गई, और पृथ्वी की गति आपको दिख रही है, ऐसे गति करती है, ऐसे हो गया हमारा वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट। तो हमें पता चल गया जो पृथ्वी है वो वेस्ट से ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है। ठीक है साथियों, तो अब जैसे घूम रही है, अगर आप इसे कल्पना करें कि ये लगातार घूम रही है, तो कोई एक सेंटर तो होगा जिसके चारों तरफ ये घूम रही होगी। तो अपनी धुरी यानी कि ये ही है इसका एक्सिस, ये है धुरी इसकी। ठीक है, तो ये जो धुरी है दोनों पोलों को मिलाने वाली, इस धुरी के चारों ओर ही ये घूमती है, वो भी वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है साथियों, जब ये पृथ्वी लगातार यहाँ घूमती रहती है तो पृथ्वी की इसी गति को हम परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, या रोटेशन या परिभ्रमण, इसे हम आगे पढ़ेंगे जब हम पृथ्वी की गति पढ़ेंगे इसी क्लास में। लेकिन उससे पहले हम क्या समझ लेते हैं कि वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रतीत होती है, उसे हम पृथ्वी की धुरी कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम पृथ्वी को सीधा देखें साथियों, अगर हम यहाँ पृथ्वी का सेंटर मान लेते हैं एक जगह, ये मान लीजिए, मैं दूसरे कलर को यूज़ कर लेता हूँ, ये मान लीजिए सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर है सीधा, ये हमारी पृथ्वी की कक्षीय तल हो गया, और ये हो गया इसका लंबवत। ठीक है साथियों, तो हम देखते हैं कि यहाँ ये सीधा नहीं है, ये बिल्कुल जो धुरी है ये थोड़ी सी इतनी झुकी हुई है। तो साथियों जो पृथ्वी की धुरी है ये 23.5 अंश, कितना, 23.5 डिग्री, तो ये 23.5 डिग्री लंबवत से झुकी हुई होती है। ठीक है, अब हम बात करें अगर इसकी यहाँ कितनी झुकी हुई है, कक्षीय तल के सापेक्ष बात करें तो कक्षीय तल के सापेक्ष 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री झुकी हुई होती है। ठीक है, तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आए, मैं एक डायग्राम और बना देता हूँ। जैसे ये पृथ्वी है साथियों, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का सेंटर है, और सेंटर से ये सीधा लाइन है, ये लंबवत, और ये है कक्षीय तल। तो पृथ्वी का जो ध्रुव है यहाँ पे नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो वो ऐसे नहीं होता, बल्कि कैसे होता है, ये थोड़ी सी यहाँ की जगह झुकी होती है, और कितनी झुकी होती है, ये ऐसे झुकी होती है। ठीक है, तो ये जो बीच का है ये है 23.5 अंश, यानी कि ये लंबवत से कितना झुकी है, 23.5 अंश, और ये वाला कितना है, अगर कक्षीय तल के सापेक्ष देखें कितना झुकी हुई है, तो 66.5 अंश। ठीक है, ये 23.5 अंश झुकी है, और यहाँ देखें तो ये 66.5 अंश झुकी है। तो पृथ्वी अपने लंबवत तल से 23.5 अंश झुकी हुई है, और पृथ्वी अपनी कक्षीय तल पर 66.5 अंश का कोण बनाती है। ठीक है साथियों, और जो धुरी का ये झुकाव है इसी को हम अक्षीय झुकाव कहते हैं, और इसी अक्ष को जिसके चारों तरफ पृथ्वी घूमती है इसी को पृथ्वी का अक्ष या एक्सिस ऑफ अर्थ कहते हैं। ठीक है, धुरी है, लंबवत नहीं है, अपितु लंबवत से 23.5 अंश झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी की धुरी कक्षीय तल से 66.5 अंश का कोण बनाती है। पृथ्वी की धुरी का ये जो झुकाव है इसी को हम अक्षीय झुकाव या एक्सियल बेंडिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लें। अब हम जान लेते हैं पृथ्वी की कक्षा यानी कि ऑर्बिट ऑफ अर्थ के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि पृथ्वी दो तरह की गतियाँ करती है, एक अपनी धुरी पर अपने अक्ष पर ही घूमती है जिसको हम परिभ्रमण कहते हैं, और दूसरा एक कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या सूर्य की परिक्रमा गति करती है, और इसको हम कहते हैं परिक्रमण गति। ठीक है, तो देख लेते हैं इसे। वह स्थायी मार्ग जिस पर चलते हुए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी की कक्षा कहते हैं, पृथ्वी की कक्षा कहलाती है, यानी कि पृथ्वी का ऑर्बिट कहलाता है। ठीक है साथियों, अब पृथ्वी की कक्षा आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पृथ्वी इस कक्षा में क्या करती है, सूरज की परिक्रमा करती है। ठीक है, पृथ्वी की कक्षा का जो आकार है दीर्घ वृत्ताकार होता है, इसे हम इलिप्टिकल भी कह सकते हैं, जिसके कारण सूर्य तथा पृथ्वी के बीच दूरी बदलती रहती है। आप देख रहे हैं कि सूरज के चारों ओर जो पृथ्वी है दीर्घ वृत्ताकार या इलिप्टिकल शेप है, उस ऑर्बिट में अपनी कक्षा में दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है, जिससे
कभी यह सूर्य के पास पहुंच जाती है पृथ्वी, कभी सूर्य से बहुत दूर पहुंच जाती है। तो इस तरह की कक्षा को पृथ्वी की कक्षा कहा जाता है। ठीक है साथियों, अर्थ का ऑर्बिट। अब देख लेते हैं पृथ्वी की कक्षा यानी कि ऑर्बिट ऑफ अर्थ। तो आप पहले ही समझ चुके हैं कि पृथ्वी दो तरह की गतियां करती है। एक अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर ही चारों ओर घूमती है, अपनी धुरी के चारों ओर, जिसे हम परिभ्रमण या रोटेशन कहते हैं। दूसरी गति होती है कि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो जिस रास्ते पर ये चक्कर लगाती है उस रास्ते को, उस पाथ को ही हम पृथ्वी की कक्षा या अर्थ का ऑर्बिट कहते हैं। और साथियों, ये जो कक्षा है ये इलिप्टिकल होती है, दीर्घ वृत्ताकार होती है, जिसके कारण पृथ्वी की एक स्थिति ऐसी होती है कि वो सूर्य के सबसे करीब होती है और कभी वो सूर्य के सबसे दूर होती है। ठीक है, स्लाइड पर देख लेते हैं। तो वह स्थायी मार्ग जिस पर चलते हुए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है वह पृथ्वी की कक्षा कहलाती है। पृथ्वी की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार या इलिप्टिकल होती है, जिसके कारण सूर्य तथा पृथ्वी के बीच दूरी बदलती रहती है। ठीक है साथियों, आपको पता चल गया कि एक स्थायी मार्ग पर एक गति करती है जो कि दीर्घ वृत्ताकार या इलिप्टिकल होता है, जिसके कारण सूर्य से पृथ्वी की दूरी बदलती रहती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है उस कंडीशन को क्या कहते हैं, और जब सबसे दूर होती है उस कंडीशन को क्या कहते हैं, अपनी अगली स्लाइड पर। तो साथियों, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, पृथ्वी की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा बनी हुई है जिस पर पृथ्वी एक स्थिति यहाँ पे ऐसा देख रहे हो कि सूरज से सबसे दूर होती है, और एक स्थिति दूसरी साइड में इसके विपरीत पृथ्वी सूरज के सबसे नज़दीक होती है। जब पृथ्वी सूरज के सबसे नज़दीक होती है तब उसकी दूरी होती है 147 मिलियन किलोमीटर, या इसे अगर हम करोड़ में बताएं तो 14.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और एक स्थिति जब पृथ्वी सबसे दूर होती है वो होती है 152 बिलियन किलोमीटर, या फिर 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है साथियों, अब हम इस स्थिति को देखें कि ये स्थिति कब बनती है। तो जब पृथ्वी सूरज के सबसे नज़दीक होती है वो दिन होता है 3 जनवरी को, और जब सबसे ज़्यादा दूर होती है सूरज से पृथ्वी वो दिन होता है 4 जुलाई को। तो जब सबसे नज़दीक होती है 3 जनवरी को, उस दिन को हम कहते हैं, इस स्थिति को उपसौर, यानी कि जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूरज के सबसे नज़दीक होती है तो उस स्थिति को उपसौर पेरीहीलियन कहा जाता है, जो कि 3 जनवरी को होता है। अब इसके विपरीत जब पृथ्वी सूरज से सर्वाधिक दूर होती है उस स्थिति को अपसौर या एपीहीलियन कहा जाता है, जो कि 4 जुलाई को होता है। तो आपको पता चल गया कि उपसौर और अपसौर कब होते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें साथियों, दूसरी चीज़ देखते हैं, तो आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। हम ये 3 जनवरी की स्थिति देखते हैं। ठीक है, तो अब सूरज की किरणें यहाँ सीधे पड़ रही हैं, तो आपको पता है ऊपर होगा उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, और नीचे है साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। हम कहाँ रहते हैं, हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, और संसार के सभी डेवलप कंट्री ज़्यादातर उत्तरी गोलार्ध में है। साइंटिस्ट, उनकी लेबोरेटरी ज़्यादातर उत्तरी गोलार्ध में है। तो जो भी हमने ये नाम दिए हैं उपसौर और अपसौर, या कोई भी नाम दिया है, तो वो उत्तरी गोलार्ध के अकॉर्डिंग ही दिया है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि पृथ्वी हमारे सबसे नज़दीक है सूरज के, तो यहाँ गर्मी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध पे क्या है, इस समय ठंड पड़ती है। जनवरी से भी आप याद रख सकते हैं, ठंड पड़ती है। ठीक है, और ठंड क्यों पड़ती है, क्योंकि जो सूरज की किरणें सीधे वो कहाँ जा रही हैं, वो जा रही हैं दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में नहीं जा रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है साथियों, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सर्दियों के दिनों में 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है। उस समय पृथ्वी सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है सूरज के, लेकिन फिर भी उत्तरी गोलार्ध में उस समय ठंड होती है।
इससे अभी हम एक नई चीज़ समझेंगे, उसे देखते हैं। पहले इसके विपरीत की कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पे पृथ्वी सबसे ज़्यादा दूर है सूरज से 4 जुलाई को, लेकिन हमें पता है कि इस समय पे गर्मी होती है। तो देखो अब सीधा सा सूर्य की किरणें कहाँ आ रही हैं, सीधे जो सूर्य की किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में आ रही हैं, और हम उत्तरी गोलार्ध में ही रहते हैं। तो दूर होने पर भी हमारा उत्तरी गोलार्ध गर्म है, ठीक है, और पास होने पर भी उत्तरी गोलार्ध ठंडा है। तो ये दोनों ही कंडीशन आपको याद रखनी है कि उपसौर 3 जनवरी को होता है, उस समय उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ती है, और अपसौर 4 जुलाई को होता है और उस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है। अब देख लेते हैं साथियों कि पृथ्वी जब सूरज के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है तो 7% जो ऊष्मा है पृथ्वी पे वो ज़्यादा आती है, 7% ऊष्मा। अब 7% ऊष्मा चूँकि पृथ्वी पे ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है पृथ्वी को ज़्यादा गर्म होना चाहिए। इधर जब पृथ्वी ज़्यादा दूर रहती है अपसौर की स्थिति में तो 7% जो ऊष्मा है वो कम आती है, ठीक है, माइनस कर देते हैं एवरेज से, और यहाँ 7% ज़्यादा आती है। तो जब 7% ऊष्मा कब आएगी, कम आएगी, तो पृथ्वी कम गर्म रहेगी। तो अब आप देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में ठंड है और पृथ्वी पे 7% विकिरण ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब है उत्तरी गोलार्ध में हमें ठंड कम महसूस होगी दक्षिणी गोलार्ध के। अब इधर दूसरी अपसौर की स्थिति में देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है और 7% विकिरण कम प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब हमें गर्मी का एहसास 7% कम होगा। और अगर इसको देखें यहाँ साउथ हेमिस्फीयर को, दक्षिणी गोलार्ध को, तो यहाँ ठंड पड़ रही है और पहले से ही 7% गर्मी कम आ रही है, विकिरण कम आ रहा है, तो यहाँ पे ठंड और ज़्यादा प्रचंड हो जाएगी 7%। तो अपसौर और उपसौर ये जो दोनों ही स्थिति हैं, एक नहीं साथियों, दोनों ही स्थिति किसके फायदेमंद है, उत्तरी गोलार्ध के, उत्तरी गोलार्ध के हित में होता है। ये दोनों ही स्थितियाँ, जब ठंड की स्थिति होती है उत्तरी गोलार्ध में तो जितनी ठंड एवरेज लगनी चाहिए उससे 7% कम ठंड लगती है, और जब गर्मी होती है तो 7% गर्मी भी कम लगती है। अब बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध के लिए दोनों स्थितियां विपरीत होती हैं। गर्मियों में दक्षिणी गोलार्ध 7% ज़्यादा गर्म रहता है और ठंड में ज़्यादा ठंडा रहता है, ठीक है साथियों। तो ये हमने सीख लिया अपसौर और उपसौर, ठीक है। अब हम इसको अपनी स्लाइड पर देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। उपसौर अवस्था, इसको बोलते हैं पेरीहीलियन। तो आपने समझ लिया था साथियों कि जो सूरज है, हमारी पृथ्वी की जो कक्षा है ना, वो दीर्घ वृत्ताकार है, लेकिन सूरज इसके मेन सेंटर में स्थित नहीं है बल्कि एक साइड को स्थित है, ठीक है। इसी की वजह से सूरज के पृथ्वी कभी पास पहुंच जाती है और कभी बहुत दूर हो जाती है। तो जब पृथ्वी सूरज के सबसे पास होती है, हमने देखा था वो दूरी कितनी थी, 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, करोड़ किलोमीटर इतनी दूरी थी। जब ये स्थिति होती है तब होता है हमारा उपसौर पेरीहीलियन, ठीक है। यानी कि पृथ्वी अपनी कक्षा में सूरज के जब सबसे नज़दीक होती है उस स्थिति को हम कहते हैं उपसौर अवस्था। और ये कब होता है, तो ये होता है 3 जनवरी को, ठीक है साथियों। ये आपको फैक्ट याद रखना है, एग्जाम में आता है। तो पृथ्वी की कक्षा में वह स्थिति जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है उसे हम उपसौर अवस्था कहते हैं। उपसौर अवस्था के दौरान आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि जो पृथ्वी का परिक्रमण है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, उसकी जो स्पीड होती है वो सर्वाधिक होती है। यानी कि पृथ्वी के परिक्रमण की सर्वाधिक स्पीड कब होती है, तो वो उपसौर अवस्था के दौरान होती है। उपसौर अवस्था के दौरान उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु की तीव्रता कम हो जाती है, यानी कि ठंड कम लगती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की तीव्रता बढ़ जाती है। मतलब कि जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ ठंड तो कम महसूस होती है क्योंकि 7% विकिरण ज़्यादा आ रहा है, सूरज से 7% ज़्यादा गर्मी प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, लेकिन वो गर्मी सीधे कहाँ प्राप्त हो रही है, साउथ हेमिस्फीयर में। तो साउथ हेमिस्फीयर में जो एवरेज गर्मी होनी चाहिए उससे भी 7% ज़्यादा हो जाती है, और जो हमारे उत्तरी गोलार्ध में जो ठंड होनी चाहिए जितनी एवरेज में, उससे 7% हमें कम ठंड महसूस होती है। तो उपसौर की स्थिति उत्तरी गोलार्ध के, इस गोलार्ध के फायदेमंद है, इसके पक्ष में है, ठीक है साथियों। अब आगे बढ़ते हैं, अपसौर अवस्था देखते हैं।
अगली है हमारी अपसौर अवस्था। अब अपसौर अवस्था क्या होती है? इसको कहते हैं एपीहीलियन। तो ये है अपसौर अवस्था। आप देख सकते हैं पृथ्वी से सूरज की दूरी ही होती है, लेकिन वह स्थिति जब पृथ्वी सूरज से सर्वाधिक दूर होती है उसको कहते हैं हम एपीहीलियन, यानी कि अपसौर अवस्था। ठीक है, और ये दूरी कितनी होती है? तो 152 मिलियन किलोमीटर। इसका मतलब है हम इसे 15.2 करोड़ किलोमीटर भी बोल सकते हैं। तो अपसौर अवस्था साथियों आपको समझ में आ गई होगी, इसको एपीहीलियन बोलते हैं। और ये कौन सी स्थिति होती है? जब पृथ्वी अपनी दीर्घ वृत्ताकार या एलिप्टिकल कक्षा में अपनी परिक्रमा कर रही होती है, तो उस समय पृथ्वी और सूर्य इन दोनों के बीच की जो सबसे अधिक दूरी होती है उसी को हम अपसौर अवस्था कहते हैं। ये वाली स्थिति सूरज से पृथ्वी जब सर्वाधिक दूर होती है, कितनी होती है? तो 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर। ठीक है साथियों, इतनी दूर होती है। अब हम बात करते हैं कि जब अपसौर होता है तो दूरी होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और जब अपसौर होता है तो दूरी होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। तो सूरज से पृथ्वी की जो एवरेज दूरी मानी जाती है वो मानी जाती है 15 करोड़ किलोमीटर। आप एक चीज़ और समझ लें, जब दो खगोलीय पिंडों के बीच की जो दूरी नापी जाती है तो ये बहुत ज़्यादा होती है, जिसे किलोमीटर में जिसका मापन करना बहुत असंभव सा लगता है। इसलिए उसके लिए एक सबसे बड़ी इकाई बनाई गई है खगोलीय इकाई, और खगोलीय इकाई की जो माप होती है वो होती है 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है साथियों, तो उपसौर अवस्था के दौरान क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की तीव्रता कम हो जाती है। मैं बता चुका हूँ, यहाँ हमारा उत्तरी गोलार्ध है इधर, और इधर है दक्षिणी गोलार्ध। तो अपसौर के दौरान क्या हो रहा है साथियों? देखो ऐसे ये ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे सीधे क्या आ रहा है? विकिरण आ रहा है। तो हमें पता है कि उत्तरी गोलार्ध में इस समय गर्मी है, लेकिन पृथ्वी सूरज से सर्वाधिक दूर है, इसलिए जो हमें विकिरण प्राप्त होगा वो 7% कम प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि जो एवरेज गर्मी जितनी रहनी चाहिए उससे 7% कम विकिरण हमें प्राप्त हो रहा है, तो गर्मी भी कम होगी। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु की तीव्रता कम हो जाती है। अब बात कर रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में इस समय ठंड है, और जब विकिरण हमें कम प्राप्त हो रहा है तो ठंड की जो तीव्रता है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि दक्षिणी गोलार्ध में ठंड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु की तीव्रता बढ़ जाती है। उपसौर तथा अपसौर जो दोनों ही स्थितियां हैं वो उत्तरी गोलार्ध की जो मौसम परिस्थितियां उनके पक्ष में होती हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। तो ये अर्थ है साथियों, पृथ्वी है ये। ठीक है, तो पृथ्वी में यहाँ पे इसका अक्ष होता है नॉर्थ एंड साउथ, और ये अक्ष के तरफ घूमती रहती है, ऐसे करके घूमती रहती है। ठीक है, ये इसका घूमने का इस प्रकार से ये घूर्णन करती रहती है अपने अक्ष के चारों ओर, और इस गति को कहते हैं हम परिभ्रमण या घूर्णन या रोटेशन। ठीक है, और एक हमें पता था ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है, या बीच में सन है, और यहाँ पृथ्वी चारों तरफ घूमती रहती है, ये पृथ्वी की कक्षा होती है। इसका मतलब है सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, और इस गति को कहते हैं हम परिक्रमण या रिवॉल्यूशन। ठीक है साथियों, तो पृथ्वी दो तरह की गति करती है, परिभ्रमण और परिक्रमण। परिभ्रमण मतलब होता है अपनी जो अक्ष है उसके चारों ओर घूमना, और परिक्रमण होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। अब एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। पहले समझते हैं परिभ्रमण को। पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी के चारों ओर की जाने वाली गति को परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है साथियों, अब पृथ्वी गति कहाँ से कहाँ करती है? तो आपको पता है इधर वेस्ट होता है और इधर होता है ईस्ट। तो पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती है। बात करते हैं कि एक परिभ्रमण, एक चक्कर पूरा करने में अपनी धुरी पे कितना समय लेती है? तो पृथ्वी एक परिभ्रमण पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगाती है। ठीक है साथियों, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं,
एक होती है परिभ्रमण यानी कि अपने अक्ष के चारों ओर घूमना, और दूसरी होती है परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। पहला समझ लेते हैं परिभ्रमण क्या होता है। तो अपनी धुरी के चारों ओर की जाने वाली गति को परिभ्रमण कहते हैं। अब परिभ्रमण जो करती है पृथ्वी, इसमें उसकी दिशा क्या होती है, तो इसकी दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है साथियों, पृथ्वी को एक परिभ्रमण पूरा करने में, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो एग्जैक्ट जो टाइम है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं। आप इसे 24 घंटे भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड आता है तो आपको यही आंसर लगाना है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि परिभ्रमण का प्रभाव क्या क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना। तो साथियों, आपने देखा होगा ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है वो वेस्ट से ईस्ट के लिए गति करती है, वेस्ट से ईस्ट में। ठीक है, यानी कि पश्चिम से पूर्व में गति करती है। ये दूसरे कलर से बना देता हूँ। पश्चिम से पूर्व में हमारी पृथ्वी क्या करती है, गति करती है। ये दोनों ही आप समझ लें। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि सन जब सुबह होती है तो सन यहाँ निकला हुआ होता है, ये सन आपका निकला हुआ है, और जब शाम आती है तो यही सन आपको कहाँ दिखता है, ये पश्चिम में दिखता है। अब आपको एक चीज़ इसमें जान लेनी है, जब हम अभी उपसौर अपसौर और ये सब पढ़ रहे थे तो हमारा सन कभी मूव नहीं करता, सन तो बीच में स्टेबल है, बल्कि पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है। तो हमने देखा कि पृथ्वी कहाँ जा रही है, वेस्ट से ईस्ट जा रही है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व जा रही है। तो हमें सन आता हुआ प्रतीत होता है, जैसे कि हम गति नहीं कर रहे क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, महसूस नहीं होता, और महसूस ऐसा होता है कि जैसे सूरज पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है साथियों। ठीक है, तो हमें परिभ्रमण के प्रभाव के कारण क्या दिखता है कि सूरज का पूर्व से उदय दिखता है और पश्चिम में अस्त होना, ऐसा प्रतीत होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप किसी बस या ट्रेन में बैठे हैं और सफ़र कर रहे हैं, और जब आप बस प्लेन रोड पर चलती है, आपको कभी ऐसा एहसास होता है कि जैसे ट्रेन नहीं चल रही है या बस नहीं चल रही है, और आजू बाजू में जो साइडों में किनारे पे बिल्डिंग हैं, पेड़ पौधे हैं, वो पीछे की तरफ चल रहे हैं। बस ऐसा ही होता है जब हमारी पृथ्वी गति करती है। हमें नहीं लगता कि हमारी पृथ्वी गति कर रही है, हमें लगता है कि सन पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है। ये हमें परिभ्रमण का प्रभाव है, परिभ्रमण के कारण ऐसा महसूस होता है, जबकि सन कोई गति नहीं करता, पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है साथियों, अगला है दिन तथा रात का निर्माण। दिन तथा रात का होना, ये भी किसके कारण होता है, ये भी होता है पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण। इसका मतलब क्या है, जैसे ये सन है, ठीक है, और यहाँ ये अर्थ है। अब अर्थ का जो भाग सन के सामने होगा वहाँ उजाला आएगा, प्रकाश पड़ेगा, तो वहाँ हमें दिन दिखाई देगा, और पीछे के हिस्से पे हमें रात दिखाई देगी। ठीक है साथियों, तो दिन और रात को जो अलग करने वाली काल्पनिक वृत्त होता है, जहाँ से पता चलता है कि इस हिस्से में दिन है और ये रात है, उसे हम प्रदीप्ति का वृत्त या सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। अब तीसरा एक मेन फैक्ट था, सूर्य हमें पूर्व से पश्चिम में जाता हुआ दिखता है। दूसरा था परिभ्रमण के कारण हमें दिन और रात का होने का पता चलता है। और तीसरा था कोरियोलिस बल। तो आप इसे पढ़ लें, मैं अगली स्लाइड में समझा दूंगा। कोरियोलिस प्रभाव का बनना, ये भी परिभ्रमण के कारण होता है। कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में मुक्त रूप से गति कर रही वस्तुएं अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में मुक्त रूप से गति करती हुई वस्तुएं बाईं ओर मुड़ जाती हैं। स्पेशली ये बल आपको लगता हुआ दिखता है पवनों पे, क्योंकि वो मुक्त रूप से चलती हैं। ठीक है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो कोरियोलिस बल है उसका मान कम होता है, न्यून होता है या शून्य होता है। ठीक है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में कोरियोलिस बल का मान सर्वाधिक होता है। जल्दी से इस स्लाइड को रिपीट कर लेते हैं। परिभ्रमण के प्रभाव के कारण हमें सूर्य पूरब से उदय दिखता है, पश्चिम में अस्त दिखता है। दिन और रात का निर्माण परिभ्रमण के कारण ही होता है। ठीक है, और दिन और रात को अलग करने वाले काल्पनिक वृत्त को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति का वृत्त कहते हैं। परिभ्रमण के कारण ही कोरियोलिस प्रभाव या कोरियोलिस बल
का निर्माण होता है। और कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो मुक्त रूप से गति करती हुई वस्तुएं वो अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में मुक्त रूप से गति करती हुई वस्तुएं अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है साथियों, विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का मान 0 या निम्न होता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कोरियोलिस बल का मान सर्वाधिक होता है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ समझ लेते हैं कि प्रदीप्ति का व्रत क्या होता है और कोरियोलिस बल कैसे बनता है, इसे भी साथियों समझ लेते हैं। तो आप इस चित्र में यहाँ सन को देख रहे हैं, सन, ठीक है। जब सन का प्रकाश पड़ता है पृथ्वी पर तो आप यहाँ देख रहे हैं ये है पृथ्वी का अक्ष, ठीक है। पृथ्वी इतनी झुकी हुई है, लेकिन झुके से मतलब नहीं है तो गोल। तो गोल चीज़ पे जब प्रकाश पड़ेगा तो हमें एक नई चीज़ दिखाई देगी कि इसके आधे हिस्से पे प्रकाश दिखाई देगा, इससे आगे के हिस्से पे यहाँ प्रकाश है, इस वाले हिस्से में क्या होगा, दिन होगा, और यहाँ क्या होगी, आधे हिस्से में रात होगी। हम इसे रात की तरह सेट कर देते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ रात है, तो ये जो वृत्त दिखाई दे रहा है हमें यहाँ, ये वाला हिस्सा, ये आधा हिस्सा, ये पूरी पृथ्वी पे गोल है, इसलिए पूरा गोल दिखेगा, आधा गोला हमें दिखेगा प्रकाश में, आधा नहीं दिखेगा। तो इसी व्रत को हम कहते हैं प्रदीप्ति का व्रत, यानी कि ये वो काल्पनिक व्रत है जो दिन और रात के जो क्षेत्र होते हैं इनको अलग करता है। ठीक है साथियों, दोबारा से समझा दूं कि सन की जब लाइट पृथ्वी पर पड़ती है तो जो आधा हिस्सा होता है, जो आधा व्रत बनाता है, ये वाला, इसको हम कहते हैं प्रदीप्ति का व्रत। ठीक है, ये दिन और रात के क्षेत्र को अलग कर देता है, एक साइड इसके दिन होता है और एक साइड रात होता है। और ये जो प्रदीप्ति का व्रत है इसका अक्ष से कोई मतलब नहीं होता, अक्ष का कुछ हिस्सा इस प्रदीप्ति के व्रत से निकल सकता है, लेकिन ज़्यादा हिस्सा इससे नहीं निकलेगा, जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं कि कोरियोलिस इफेक्ट या कोरियोलिस बल क्या होता है। तो साथियों, ये हमारा इक्वेटर है, ये तो आप जानते ही हैं, ये पृथ्वी का सेंटर मान लेते हैं। सेंटर से या इक्वेटर से अब कोई भी चीज़ जा रही है उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो हमें ये भी पता है कि ये उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ये दक्षिणी गोलार्ध है, साउथ हेमिस्फीयर। जब कोई चीज़ उत्तर की तरफ जा रही है मुक्त रूप से, जैसे हवा मान लीजिए, तो ये क्या करती है, ये यहाँ न जाके थोड़ा सा इससे आगे पीछे पहुँच जाती है, यहाँ न जाके ऐसे हो जाती है। तो इसका मतलब है कोई भी चीज़ मुक्त रूप से जाएगी तो ऐसे मुड़ जाएगी। अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है, ऐसे आ रही है उत्तरी गोलार्ध में, तो वो भी सीधी नहीं आएगी, वो भी अपने राइट मुड़ जाएगी। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कोई भी चीज़ अगर मुक्त रूप से गति कर रही है तो वो अपने राइट मुड़ जाती है, अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, दाएं मुड़ जाती है। अब बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध की, इसमें उल्टा होता है, अगर कोई वस्तु ऊपर से इधर आ रही है तो वो अपने लेफ्ट मुड़ जाएगी, यानी कि यहाँ ना आके और इस इधर की तरफ मुड़ जाएगी, लेफ्ट मुड़ जाएगी। अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है दक्षिणी गोलार्ध में तो वो भी अपने लेफ्ट मुड़ेगी, और उसका लेफ्ट होगा साथियों ये। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण मुड़ने लग जाती हैं, मुक्त रूप से गति करती हुई वस्तुएं। आपको बस याद इतना रखना है कि उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ कोई भी वस्तु अपने दाएं मुड़ेगी, ठीक है, दाएं साइड में, और यहाँ अपने बाएं मुड़ेगी, लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये होता है कोरियोलिस प्रभाव। अब ये क्यों होता है इसे मैं किसी अलग वीडियो में समझा दूंगा। इसका रीज़न होता है साथियों, चलो बता ही देता हूँ। इसका रीज़न होता है कि जो हमारी पृथ्वी है ना, ये गोल नहीं है, चपटी है। तो आपको पता है, यहाँ की बात करें विषुवत रेखा की, विषुवत रेखा से अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ दूरी घट जाती है अक्षांशों की, यहाँ और घट जाती है। अब पृथ्वी चूंकि गति कर रही है तो गति करने में ये भी पॉइंट 24 घंटे में घूम के इसी जगह पे आता है, और ये भी 24 घंटे में घूम के आएगा, विषुवत रेखा वाला ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो अब स्पीड कहाँ की ज़्यादा होगी, तो साथियों इसे ज़्यादा दूरी तय करनी है और एक साथ ही करनी है, तो इस पॉइंट की स्पीड इस पॉइंट से ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है विषुवत रेखा पे किसी भी चीज़ में गति ज़्यादा होती है, और जितना ऊपर जाएंगे उतना उसमें गति कम होती चली जाती है, जितना नीचे आएंगे दक्षिण की तरफ उसमें भी गति कम होती चली जाती है। और जब कम होगी, किसी चीज़ को हम यहाँ से यहाँ फेंक रहे हैं तो इस चीज़ में फेंकने वाली में विषुवत रेखा की गति सम्मिलित होगी। ठीक है, लेकिन ऊपर गति कम है तो इसलिए जो वस्तु यहाँ अनुमानित यहाँ पहुँचनी चाहिए इसकी जगह इसमें गति ज़्यादा है, इसलिए ये थोड़ा आगे पहुँच जाती है। ठीक है, इसी बल को, इसी प्रभाव को कहते हैं हम कोरियोलिस बल।
इसका चक्रवात, प्रतिचक्रवात कोरियोलिस बल के कारण ही बनते हैं, जिनको हम आगे की स्लाइडों में डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं सबसे पहले चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात को कहते हैं साइक्लोन और प्रतिचक्रवात को बोलते हैं एंटी साइक्लोन। ठीक है साथियों, अब ये चक्रवात प्रतिचक्रवात क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। पृथ्वी पर चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात का निर्माण कोरियोलिस बल के कारण होता है। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब परिस्थितियाँ होती हैं। ठीक है, प्रतिचक्रवात के केंद्र में उच्च दाब परिस्थितियाँ होती हैं। उत्तर गोलार्ध में बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात है वो एंटी क्लॉकवाइज तथा प्रतिचक्रवात है वो क्लॉकवाइज बनता है। दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा होता है। दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात है ये क्लॉकवाइज बनेगा और प्रतिचक्रवात एंटी क्लॉकवाइज बनता है। अब इसका रीजन क्या है, अब चक्रवात प्रतिचक्रवात क्यों बनते हैं, तो साथियों आप इतना ध्यान रखें, अगर यहाँ पे कोई एक जगह है जहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है, ठीक है, और एक जगह है यहाँ दूसरा, मान लेते हैं यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है, मैं H लिख देता हूँ। अब आपको पता है, इतना आप जानते हैं कि लो प्रेशर है तो चारों तरफ से हवा यहाँ आएगी, चारों तरफ से जहाँ से भी आएगी हवा इधर भागेगी निम्न दाब परिस्थितियों की तरफ। हमेशा जो हवा है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ठीक है, यहाँ पे हवा भागेगी। अब बात कर रहे हैं हम उत्तरी गोलार्ध की, तो उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण कोई भी चीज़ अपने राइट मुड़ जाती है, तो ऐसे मुड़ जाएगी ये हवा, ऐसे सीधे न जाके ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे न जाके ऐसे मुड़ जाएगी, ये ऐसे ऐसे मुड़ जाएगी। तो ऐसे ही बनते हैं चक्रवात और प्रतिचक्रवात। अब बात करते हैं हाई प्रेशर वाले की। अगर केंद्र में हाई प्रेशर है तो हवा, केंद्र में हाई प्रेशर है तो हवा यहाँ से बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है साथियों, बहुत तेज़ी से। और जब केंद्र में हाई प्रेशर होता है और बाहर लो प्रेशर होता है तो केंद्र से हवा बाहर जाती है। तो अगर केंद्र में हाई प्रेशर है तो बनेगा प्रतिचक्रवात एंटी साइक्लोन, और अगर केंद्र में लो प्रेशर है तो बनेगा चक्रवात यानी कि साइक्लोन। ठीक है साथियों, अब हम इस चक्रवात और प्रतिचक्रवात को अपने अगली स्लाइड में अच्छे से समझ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम नॉर्थन हेमिस्फीयर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात और प्रतिचक्रवात कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर की स्थिति में हमें पता है क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा चक्रवात। ठीक है, इतना तो हम जान गए। अब यहाँ हाई प्रेशर है केंद्र में, तो हमें पता चल गया यहाँ बनेगा प्रतिचक्रवात। इतना हमें समझ में आ चुका है, इतना तो हम समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे यहाँ लो प्रेशर है तो हवा यहाँ ऊपर से आएगी, इधर से भी आएगी और चारों तरफ से हवा यहाँ आके भागेगी। अब ये है उत्तरी गोलार्ध, यहाँ नॉर्थन हेमिस्फीयर लिखा है, हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। जब उत्तरी गोलार्ध है साथियों तो क्या होगा, ये जो हवा आ रही है ये सीधी ना आके क्या है अपनी दाईं तरफ मुड़ जाएगी कोरियोलिस बल के कारण। ये ऐसे न जाके ऐसे मुड़ जाएगी, ये वाली हवा ऐसे न जाके ऐसे मुड़ेगी, ये भी ऐसे मुड़ेगी। अब हम यहाँ देखते हैं तो जो स्थिति है, सब हवा अपने राइट तरफ मुड़ जाएगी या कोई भी चीज़ अपने राइट तरफ मुड़ जाएगी, और हमारे जो प्रतिचक्रवात है उसकी दिशा ये बन जाएगी। ठीक है, जैसा कि ऊपर है उसकी दिशा क्या बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, ऐसे, ये वाला ऐसे ही मुड़ रही है। ठीक है, और ये आप देखोगे तो ये घड़ी की उल्टी दिशा है, इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे चक्रवात की स्थिति रहेगी। अब प्रतिचक्रवात देख लेते हैं। हाई प्रेशर है तो हवा बाहर भागेगी, ठीक है, चारों तरफ बाहर भागेगी, एक भी तरफ अंदर तो आने की नहीं। जब हाई प्रेशर अंदर ही है पहले से ही केंद्र में, तो बाहर भागेगी तो मुड़ेगी कहाँ, अपने राइट मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी, ये वाली ऐसे मुड़ेगी, ये वाली ऐसे मुड़ेगी और ये ऐसे मुड़ेगी। जब ऐसे मुड़ेगी तो धीरे धीरे स्थिति कैसी बन जाएगी, ऐसी स्थिति में इसकी दिशा बन जाएगी प्रतिचक्रवात की। तो हमें पता चल गया ये घड़ी वाली दिशा है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो प्रतिचक्रवात है उसकी दिशा कैसे रहती है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रहेगी। ठीक है, और इधर एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। इतना आपको समझना है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम साउथर्न हेमिस्फीयर को देख लेते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा होता है, सेम नियम वही है, उसी तरीके से आप समझ सकते हैं। लो प्रेशर है, हवा बाहर से अंदर आएगी, यहाँ भी बाहर से अंदर आएगी, इधर भी बाहर से अंदर, चारों तरफ से हवा अंदर आएगी। अब अंदर आएगी तो मुड़ेगी कैसे, लेफ्ट मुड़ेगी हवा, कोरियोलिस बल के कारण हवा ऐसे मुड़ती चली जाएगी अपने लेफ्ट। ठीक है, जिधर जा रही है उसके लेफ्ट। तो हमारी जो दिशा है वो ऐसे बन रही है, ये वाली दिशा बन रही है, और ये वाली दिशा हमें पता है कौन सी होती है, ये होती है क्लॉकवाइज।
अब हमें पता चल गया कि क्लॉकवाइज स्थिति बन रही है किसकी, बीच में लो प्रेशर है तो चक्रवात की, बीच में लो प्रेशर है तो चक्रवात बनेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रतिचक्रवात को। प्रतिचक्रवात की दिशा क्या रहेगी, प्रतिचक्रवात, अब इसकी दिशा के बारे में बात करें साथियों तो हाई प्रेशर है, हवा बाहर जाएगी, यहाँ भी बाहर जाएगी, चारों तरफ हवा बाहर जाएगी। अब बाहर जाएगी तो अपने लेफ्ट ही मुड़ना है, उत्तर दक्षिणी गोलार्ध में कुछ भी हो, कोई भी मुक्त रूप से गति करती हुई वस्तु अपने लेफ्ट मुड़ेगी, तो ये वाली ऐसे हो जाएगी, ये वाली ऐसे हो जाएगी, ये इधर हो जाएगी और ये इधर हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो गति है वो ऐसे बन जाएगी, ऐसे। और ये कौन सी स्थिति है आप देख लें, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि चक्रवात प्रतिचक्रवात कैसे बनते हैं। सबसे पहले हमें इसमें यही याद रखना पड़ेगा ध्यान से कि लो प्रेशर है सेंटर में या हाई प्रेशर है। लो प्रेशर है तो चक्रवात बनेगा क्योंकि हवा बाहर से आ रही है, और हाई प्रेशर है तो हवा केंद्र से बाहर की तरफ जा रही है, यहाँ प्रतिचक्रवात बनेगा। और बस हमें कोरियोलिस बल के कारण बाएं और दाएं शिफ्ट करना है और हम उसकी दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक बहुत सुंदर सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जिसमें पृथ्वी की सूरज के सापेक्ष कई सारी स्थितियां दिखाई गई हैं। एक स्थिति दिखाई गई है आपको, सबसे पहले आप इसे पढ़ भी चुके हैं, चलो सबसे पहले इसी को पढ़ते हैं। ये वाली स्थिति जो यहाँ से ये है, तो यहाँ पे पृथ्वी क्या है, सबसे नज़दीक है सूरज के, तो पेरीहिलियन 3 जनवरी, ये पढ़ा चुका हूँ आपको, उपसौर है। और यहाँ इसके विपरीत एपीहिलियन 3 जुलाई को, या ये 4 जुलाई बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है, 4 जुलाई को, तो ये क्या है, ये है अपसौर। ठीक है, अब एक स्थिति ऐसी होती है कि सूरज सीधा का सीधा विषुवत रेखा पे होता है यहाँ, ठीक है, और दूसरी स्थिति यहाँ भी। तो 2 स्थितियाँ साल में ऐसी बनती हैं जब सूरज सीधा विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर होता है, और इस स्थिति को कहते हैं विषुव। ठीक है, विषुव बोलते हैं इस स्थिति को। तो 2 विषुव बनते हैं, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। ठीक है, अब 2 स्थितियां कैसी बनती हैं उनको और देख लीजिए कि जो सूरज है सीधा यहाँ होता है एक बार 21 दिसंबर को। आप देखिए जब हमारे उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ रही होगी, ठीक है, इसे हम 22 दिसंबर भी बोल सकते हैं, 22 दिसंबर को, और इधर 21 जून यहाँ पे, तो हमें पता है 21 जून को सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी रहती है यहाँ, और इसे बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। क्या बोलते हैं, ग्रीष्म अयनांत। तो 2 अयनांत की स्थिति भी बनती है, ग्रीष्म और शीत अयनांत, यहाँ बनता है शीत अयनांत। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि एक होता है उपसौर और एक होता है यहाँ पे अपसौर। ठीक है साथियों, अपसौर। तो पृथ्वी की ये 6 चीज़ें आपको बहुत याद रखनी है, या आप इनको 3 चीज़ भी कह सकते हैं, एक उपसौर, अपसौर, विषुव, 2 विषुव बनते हैं। ठीक है, 2 अयनांत बनते हैं, ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत। ठीक है, तो ये क्या है सब, जब पृथ्वी अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगा रही होती है सूरज के, तो अलग अलग स्थितियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हम एक एक करके हम सारी स्थितियों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति कर रही है, इसी के कारण ये सब हो रहा है। तो ये परिक्रमण होता क्या है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर की जाने वाली गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करती है। ठीक है, पृथ्वी को एक परिक्रमण पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। साथियों ये 6 घंटे जब 4 साल से इनको गुणा कर देते हैं, यानी 4 साल बाद, तो एक अतिरिक्त दिन बन जाता है 24 घंटे का, या एक दिन भी कह सकते हैं। और ये एक दिन हर 4 साल बाद ऐड हो जाता है, और जो वो है ना साल, वो 365 की जगह 366 दिन की हो जाती है, जिसे हम लीप ईयर्स कहते हैं। ठीक है, तो 6 घंटे 4 वर्षों में जोड़ने पर एक अतिरिक्त दिन बनता है, और इसे फरवरी में जोड़ा जाता है, जिससे 365 दिन का लीप ईयर्स बनता है, लीप वर्ष बनता है। परिक्रमण तथा अच्छे झुकाव के कारण ऋतुओं का निर्माण होता है। ये प्रभाव है परिक्रमण का। परिक्रमण से क्या होता है, तो परिक्रमण और अच्छे झुकाव, इन दोनों के कारण क्या होता है, ऋतुओं का निर्माण होता है, तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में 6 माह के दिन और 6 माह की रात होती है। हम दिन और रात 6 महीने के कैसे होते हैं ये भी समझेंगे,
और पूरा परिक्रमण समझेंगे, परिक्रमण के जो भी प्रभाव हैं वो भी समझेंगे। ठीक है, इस स्लाइड को जल्दी से एक बार रिपीट कर देते हैं। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो गति करती है उसको हम परिक्रमण कहते हैं, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करती है। एक परिक्रमण पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। 6 घंटे को जब 4 सालों तक जोड़ते रहते हैं तो एक अतिरिक्त दिन बन जाता है, जिसे हमेशा फरवरी में जोड़ा जाता है, जिससे साल 366 दिन की हो जाती है, जिसे हम लीप ईयर्स या लीप वर्ष कहते हैं। परिक्रमण और अक्षीय झुकाव, इन दोनों के कारण क्या होता है, ऋतुओं का निर्माण होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होते हैं, जो भी परिक्रमण का ही प्रभाव है। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। पहले साथियों अब हम इसमें विषुव को समझेंगे। तो विषुव की 2 स्थितियां बन रही हैं, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। तो ये क्या स्थिति होती है, ये पृथ्वी की घूमते घूमते ऐसी स्थिति हो जाती है कि जब जो डायरेक्ट सूर्य की किरणें हैं वो कहाँ पड़ती हैं, तो वो पड़ती हैं विषुवत रेखा पर। ठीक है, तो जब सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तो उस स्थिति को कहते हैं विषुव। क्या कहते हैं, विषुव या इक्विनॉक्स। तो विषुव साल में कितनी बार बनते हैं, 2 बार बनते हैं। कब बनते हैं, एक बनते हैं 21 मार्च को और दूसरे बनते हैं 23 सितंबर को। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो 21 मार्च है, 21 मार्च के बाद जून भी आने वाली है, यानी कि गर्मियाँ आने वाली हैं। तो गर्मी आने से पहले जो विषुव बनता है 21 मार्च को, उसे कहते हैं वसंत विषुव। ठीक है, वसंत विषुव। और इधर आप देख रहे हैं 23 सितंबर को, अब हमारे उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां आने वाली हैं, तो सर्दियों से पहले आता है शरद विषुव। ठीक है, तो ये शरद ऋतु और वसंत ऋतु भी कहते हैं ना, वैसे ये ऋतुआं ही तो बन रही हैं सारी की सारी, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो बसंत विषुव 21 मार्च, शरद विषुव 23 सितंबर। बनते क्यों हैं कि इस समय सीधी सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, इसीलिए इसको विषुव कहा जाता है। साल में 2 बार हो रहा है, 21 मार्च बसंत विषुव, 23 सितंबर शरद विषुव। अब एक चीज़ और है, जब सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तो पृथ्वी के कोने कोने में किसी भी जगह 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की ही रात होती है, यानी कि दोनों चीज़ें बराबर बराबर होती हैं विषुव की स्थिति में। ठीक है साथियों, आपको ये और याद रखना है कि जब विषुव होता है, चाहे वो बसंत विषुव हो चाहे शरद विषुव हो, उस समय पूरी पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ये थे हमारे विषुव, विषुव यानी कि इक्विनॉक्स। पृथ्वी की कक्षा में वह स्थिति जब सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है उसे हम विषुव कहते हैं, यानी सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर है तो विषुव की स्थिति है। इस दौरान पृथ्वी पर सभी स्थानों पर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात की स्थिति रहती है। वर्ष में विषुव कितनी बार बनते हैं, तो 2 बार बनते हैं। शरद विषुव 23 सितंबर, बसंत विषुव 21 मार्च। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, शरद विषुव मतलब शीत ऋतु से पहले, शीत से पहले शरद आता है, बसंत विषुव ये गर्मी से पहले आता है। तो साथियों अब देख लेते हैं अयनांत। अयनांत क्या होता है, यानी कि जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उपसौर अपसौर बनते हैं, विषुव बनते हैं और अयनांत भी बनते हैं। तो अब हम अयनांत को समझ लेते हैं। साथियों आप यहाँ चित्र देख रहे हैं एक, और उसमें आप अयनांत की स्थिति को देख सकते हैं। हम विषुव तो समझ ही चुके हैं, तो अयनांत क्या होता है। अयनांत एक ऐसी स्थिति होती है जैसे मान के चलो कि ये पृथ्वी है, ये इसका हो गई विषुवत रेखा, यहाँ भी हो गई विषुवत रेखा। ठीक है साथियों, तो शीत अयनांत, ध्यान रखना पहले तो जो अयनांत है ना, इनका जो नामकरण है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध के अकॉर्डिंग किया गया है। क्यों, क्योंकि जितने भी डेवलप कंट्री हैं, जितनी भी लेबोरेटरी हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, नामकरण जिन्होंने खोजें की हैं, वो सब उत्तरी गोलार्ध से संबंधित रखते हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से नाम रखे। अब यहाँ आप देख रहे हो ऊपर है उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे है दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फीयर। तो शीत अयनांत, इस समय शीत कहाँ है, ठंडा कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में इस समय ठंडी ऋतु है, शीत ऋतु है, तो इसीलिए इस समय को शीत अयनांत दिया गया है। अब ये स्थिति कब बनती है, शीत अयनांत कब बनता है, तो ये बनता है 22 दिसंबर को। ठीक है, और 22 दिसंबर का मतलब क्या है, अब आप देख रहे हैं सन की सीधी रेस कहाँ पड़ रही है इस समय, यहाँ पड़ रही है, यानी कि मकर रेखा पर। जब सूरज सीधे सीधे मकर रेखा पर पड़ता है तो हमारे उत्तर में कौन सी है, उत्तरी गोलार्ध से कौन सी रेखा जाती है 23.5 अंश, तो वो कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा
यानी कि सूर्य को अगर आप देखोगे साथियों, ये पृथ्वी है, पृथ्वी में अगर यहाँ है भूमध्य रेखा और ये है हमारे 23.5 डिग्री कर्क रेखा और ये है 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये कर्क है, ये नीचे मकर है। तो साथियों जो सन है ना, सन सूरज, सूरज हम येलो से बना देते हैं, तो जो सूरज है इसका जो लाइट है वो सूरज हमेशा इस और इस रेखा के यानी कर्क और मकर के बीच में ही रहता है, कभी भी ना ऊपर जाता है, कभी भी ना नीचे जाता है। तो एक ऐसी स्थिति जब सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं विषुवत रेखा पर, उसे विषुव कहते हैं। जब पड़ती हैं सीधी कर्क रेखा पर, ठीक है, तो उसे अयनांत बोलेंगे। अयनांत मतलब ग्रीष्म अयनांत, क्योंकि यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगी। जब पड़ेंगी सीधी मकर रेखा पर तो इस स्थिति को बोलेंगे शीत अयनांत। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में कि सूरज की जो सीधी किरणें हैं यहाँ मकर रेखा पर पड़ती हैं, तो मकर रेखा पर पड़ रही हैं तो उत्तरी गोलार्ध में शीत है, इसलिए इस अयनांत को बोलेंगे शीत अयनांत। ठीक है, ग्रीष्म अयनांत नहीं बोलेंगे, शीत अयनांत बोलेंगे। और ये स्थिति कब होती है? 22 दिसंबर को होती है। 22 दिसंबर को जो सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, इस समय पे क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन। ठीक है, और अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी रात होती है। ठीक है साथियों, सबसे बड़ी रात। अब बात करते हैं, यहाँ सबसे छोटा दिन होता है। अब ग्रीष्म अयनांत की बात करते हैं। इधर जब सूर्य की किरणें सीधी यहाँ कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो हमारे उत्तरी हेमिस्फीयर में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी रहती है, तो इस अयनांत को बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। ठीक है, ग्रीष्म अयनांत। और इस समय क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन। और यहाँ क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा, यानी कि सबसे बड़ी रात होगी। यहाँ बड़ी रात होती है दक्षिणी गोलार्ध में, ये उल्टा चलता है। और ये स्थिति कब बनती है? ये बनती है 21 जून को। तो आपको दो चीज़ याद रखनी है, जब सूरज सीधा विषुवत रेखा पर पड़े यहाँ तो उसे विषुव कहते हैं, जब सूरज सीधा मकर और कर्क रेखा पर पड़ता है तो उसे अयनांत कहते हैं, जब कर्क रेखा पर पड़ता है यहाँ तो उसे ग्रीष्म अयनांत, और जब मकर रेखा पर पड़ता है तो उसे शीत अयनांत कहते हैं। अब हम अयनांत को एक एक करके समझ लेते हैं। अयनांत, सोल्स्टाइस। तो सोल्स्टाइस क्या होता है? वह स्थिति जब सूर्य 23.5 के ठीक ऊपर स्थित होता है उसे अयनांत कहते हैं। वर्ष में अयनांत कितने होते हैं? तो 2 अयनांत की स्थिति बनती है। ग्रीष्म अयनांत 21 जून को बनता है। इस स्थिति के दौरान सूर्य कहाँ होता है? तो कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात की स्थिति होती है। ठीक है साथियों, ये होता है हमारा ग्रीष्म अयनांत। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं शीत अयनांत। शीत अयनांत क्या होता है? विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं इसे। ये कब होता है? ये 22 दिसंबर को होता है। वह स्थिति जब सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है। मकर रेखा के ठीक ऊपर होगा तो इसका मतलब है हमारे उत्तरी गोलार्ध में उस समय शीत होगा, तो हम इसे शीत अयनांत बोलते हैं, क्योंकि नाम हमने अपने गोलार्ध के हिसाब से रखे हैं। तो जब सूर्य सीधा मकर रेखा पर होगा तो उस स्थिति को कहेंगे शीत अयनांत। शीत अयनांत की स्थिति क्या होती है? इस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है साथियों, ये आपको अयनांत उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात कैसे होते हैं। ठीक है साथियों, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो हम गोल बना के ही समझेंगे, ये आप अर्थ देख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि प्रदीप्ति का व्रत, जिसके एक ओर है दिन और दूसरी ओर है रात। ठीक है साथियों, लेकिन ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, पृथ्वी का अक्ष नहीं है। और पृथ्वी का अक्ष कहाँ है वो मैं इसे रेड से बना देता हूँ। ये है साथियों पृथ्वी का अक्ष, इधर है नॉर्थ और इधर है साउथ पोल। तो हमारी जो पृथ्वी है वो किस प्रकार से गति करती है? ऐसे 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 पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे जब पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है तो आप एक चीज़ देखेंगे, मैं इसे येलो में बना देता हूँ। ये ऊपर ये वाला पार्ट जहाँ के हमारा ये होता है आर्कटिक भाग, 66.5
डिग्री अक्षांश से ऊपर का भाग, ठीक है, जिसे हम ध्रुव भी कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। तो यहाँ आप उत्तरी ध्रुव को देखो, अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर या रेड लाइन के सापेक्ष कितना भी घूम ले, इस जगह पर क्या होगा, दिन ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में दिन ही रहता है, और ये दिन कब तक रहेगा, लगभग 6 महीने तक रहेगा। कब तक, जब तक जो पृथ्वी है यहाँ से उठ के ठीक सूरज के दूसरी साइड में न चली जाएगी, उस स्थिति तक, ठीक है। अब दूसरी स्थिति को भी समझ लेते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में क्या है, अब 6 महीने तक दिन है। और यहाँ आप देखोगे नीचे दक्षिणी गोलार्ध में इस जगह पे, तो ये वाली जो इस जगह है यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ लगातार कितना भी घूम ले, जस्ट विपरीत है, यहाँ 6 महीने तक रात की स्थिति रहेगी। अब देखते हैं कि जब पृथ्वी मूव करके सूरज की दूसरी साइड में चली जाती है तो 6 महीने की रात कैसे बनती है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, ये सन है, सनलाइट इधर से जा रही है। अब ये वाली जो स्थिति है दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर, यहाँ पे दिन रहेगा, क्योंकि ये है पृथ्वी का अक्ष, और पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष कितना भी घूम ले, यहाँ हमेशा दिन ही रहेगा 6 महीने तक। अब ये वाली स्थिति जो मैं ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है ना, ये वाली, यहाँ रात ही रहेगी, क्योंकि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहाँ है, यहाँ पे है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो इसके पीछे है ये जगह, तो इसका मतलब है यहाँ रात ही रहेगी, चाहे पृथ्वी ऐसे ही तो घूमती है, ऐसे ऐसे कितना भी घूम ले, लेकिन यहाँ रहेगा क्या, यहाँ तो रात ही रहने वाली है। तो यहाँ होते 6 महीने की रात चलेगी यहाँ। तो ये होता है साथियों। अब हमें पता चल गया जो 6 महीने का दिन और रात हैं वो क्यों होते हैं, तो उसके 2 रीजन होते हैं। एक तो परिभ्रमण के कारण, परिभ्रमण यानी अपनी धुरी पर घूमने के कारण, और एक झुकाव के कारण, जो एक्सियल बेंडिंग है ना, झुकाव 23.5 अंश झुके रहने के कारण जब पृथ्वी, ये 2 कारण हैं जिसके कारण पृथ्वी पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात बनते हैं। तो साथियों, आज की क्लास में हमने अर्थ से रिलेटेड काफ़ी कुछ समझ लिया है। अर्थ अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो इसे एक वीडियो में कवर करना संभव नहीं है। अब हम देशांतर, अक्षांश, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये भी हैं, और ग्रिड सिस्टम, समय कैसे निकालते हैं, तिथि कैसे निकालते हैं, ये अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है साथियों आपको यहाँ तक की क्लास बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है साथियों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।